नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आपको कहानी सुनाने का वादा है और आज भी अपने वादे को पूरा करने के लिए आपके सामने मौजूद हूँ। और आज जो कहानी सुना रहा हूँ वो तो बहुत ख़ास है ही, और वो ख़ास इसलिए है क्योंकि 3 दिन बाद एक बहुत ही ख़ास दिन आने वाला है। और 3 दिन बाद जो तारीख है वो है 23 मार्च। और 23 मार्च 1931 को भारतीय आज़ादी के इतिहास की एक बहुत दर्दनाक घटना घटी। शायद आप समझ गए होंगे, बिल्कुल ठीक समझा आपने। इसी दिन यानी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को, देश के इन तीनों रणबांकुरों को, इन तीनों युवाओं को, और जिस समय उनको फांसी हुई उस समय जो उनकी उम्र थी वो कुछ भी नहीं थी आज के हिसाब से, लड़के थे, उन्हें फांसी हो गई थी। भगत सिंह, जिनका नाम हमारे जहन में आते ही एक बिजली सी कौन जाती है, कुछ झुरझुरी सी हो जाती है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे, और लेकिन शिकन भी नहीं थी, कोई मलाल नहीं था, बल्कि गर्व था और मतलब अखंड विश्वास था कि मेरे पीछे जो पीढ़ी है वो इस देश को बहुत आगे ले जाएगी। और इसके पीछे उनका जो विश्वास था, इसके पीछे उनका खुद का दर्शन था, रॉक सॉलिड दर्शन था, जो वो आने वाली पीढ़ियों को देकर चले गए। भगत सिंह की फिलॉसफी बहुत कठिन है क्योंकि भगत सिंह का रास्ता बहुत कठिन है। और वो रास्ता इसलिए बहुत कठिन है क्योंकि भगत सिंह बुद्धिवादी थे, तर्कवादी थे, किसी भी चीज़ को यूं ही स्वीकार नहीं करते थे। आप कह सकते हैं कि वो बहुत रैशनल थे, मतलब हद दर्जे के रैशनल थे। वो 23 साल का लड़का जब वो फांसी पर झूला तब वो इतना बुद्धिवादी था कि उसे सब कुछ पता था। वो किसी भी चीज़ को यूं ही स्वीकार नहीं करते थे, और जब स्वीकार करते थे तो फना होने तक, जो उन्होंने किया भी, फना होने तक उसके हो जाते थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, बसंती चोला मारे रंग दे। आज सुना रहा हूं उसी भगत सिंह की कहानी, उसी महानायक, उसी शहीद की अमर कहानी, जिसमें रोमांच है, जिसमें एक संदेश है, जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सीखने का मादा है, सिखाने का मादा है, लव भी है, कुछ प्यार भी है। जी हाँ, ये वो शख्स है, उन्होंने तो नहीं किया लेकिन किसी के मन में उसके लिए प्यार उमड़ा। और आज की कहानी का नाम है लायलपुर के क्रांतिकारी का लव। भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर 1907 को लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था, और यह जगह इस समय पाकिस्तान में है। और जिस समय भगत सिंह पैदा हुए थे तो उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह दोनों आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष कर रहे थे। दौर ही वैसा था, और दोनों चाचा एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं पंजाब के, करतार सिंह सराभा। तो दोनों चाचा करतार सिंह सराभा की गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। और यूं कहें कि भगत सिंह का जो आज़ादी की लड़ाई में जो रुझान आया, वो जो कूदे, वो चाचा अजीत सिंह के ही कारण। और सबसे बड़ी बात, भगत सिंह खुद करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। याद आया आपको 13 अप्रैल 1919? जी हाँ, पिछले ही हफ्ते हमने जो कहानी सुनी थी वो भी 13 अप्रैल से ही जुड़ी हुई थी। और ये 13 अप्रैल 1919 भारतीय इतिहास की बहुत गजब की तारीख है और दिल थर्रा देने वाली तारीख है। ऊधम सिंह पर भी उस घटना ने बहुत प्रभाव डाला था, और वो लंदन पहुंच गए थे माइकल ओडायर को मारने। और भगत सिंह भी वही आदमी है, वही महानायक हैं जिन पर इस जलियांवाला हत्याकांड ने बहुत बड़ा प्रभाव डाला, और वो आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। और इस समय, जिस समय ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी कि 13 अप्रैल 1919, इस समय भगत महज 12 साल के थे। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। जाहिर है गांधी जी का आंदोलन है, गांधी जी को भारत में आए 5 साल हो चुके हैं, पूरा देश उनके पीछे आ चुका है, और पूरे देश में उनका प्रभाव था ही। भगत पर ही पढ़ना था, और भगत भी इस असहयोग आंदोलन में अपने नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर शामिल हो गए। जब गांधी जी के अनुयायी
विदेशी कपड़ों की होली जलाते तो भगत ने भी अपनी किताबें और कपड़े जला दिए और वो पूरी तरह से समर्पित हो गए गांधी जी के आंदोलन के लिए, जो कि पहले से चला आ रहा था। उन्हें होना ही था, वो क्या ही करते और क्यों नहीं होते, उसे तो क्रांतिकारी होना ही था। लेकिन शुरुआत उसकी गांधी जी के आंदोलन से हुई थी। जब उन्होंने होली जलाई, ऑब्वियस सी बात है 13 साल के थे, तो गांव के पोस्टर बॉय बन गए। लेकिन होना कुछ और था। हमारे उपनिषदों का भी एक सूक्त वाक्य है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तत् त्वमसि, और इसका मतलब है जो तू हो, तुझे वही होना होगा जो तू है, जो तू होना चाहता है, जो तेरे अंदर है। और शायद भगत भी क्रांतिकारी होना चाहते थे, उन्हें क्रांतिकारी होना था, और इसकी शुरुआत के लिए शायद मुफीद वक्त आ गया था। वो टर्न होने वाले थे। 1921 में एक घटना घटी। गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, और यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान ही भीड़ थोड़ा सा उग्र हो गई, और भीड़ उग्र हो जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं अंग्रेज़ों से, और वो एक थाना फूंक देते हैं। उसमें कुछ ब्रिटिश पुलिस वाले मारे जाते हैं, पूरा थाना जल जाता है। इस घटना का इसको चौरी चौरा कांड नाम दिया गया, और इस पूरी घटना का गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। मतलब व्यथित हो गए गांधी जी। मतलब कहाँ एक नॉन वायलेंस का आदमी जो अहिंसा का पुजारी है, जब उसे इस हिंसा का पता लगा, यानी गांधी जी को, तो उन्होंने बस एक ही निर्णय लिया, और उन्होंने यही सोचा कि शायद अभी मेरे प्रयासों में कुछ कमी है, कुछ वो फैक्टर आना बाकी है, और ये अभी जनता पूरी तरह सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। और फरवरी 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। गांधी जी हैं, कर सकते हैं। कांग्रेस में ही कुछ विरोध हुए थे, लेकिन नहीं, वो गांधी थे, और उनका निर्णय भी रॉक सॉलिड हुआ करता था, वो डिगे नहीं। लेकिन भगत को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, थोड़ी सी उन्हें कोफ्त हुई, और थोड़ी सी नहीं, शायद बहुत ज़्यादा कोफ्त हुई, क्योंकि भगत ये मानते थे कि गांधी लोगों के साथ नहीं खड़े हैं, गांधी अपने निर्णय के साथ खड़े हैं, और वो गांधी के निर्णय से अलग हो जाते हैं, खुद को अलग कर लेते हैं, और वो चंद्रशेखर आज़ाद के गदर दल में शामिल हो जाते हैं। और कई सारे क्रांतिकारी जुड़ चुके हैं। राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्लाह हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, ढुकेश्वर हैं, आज़ाद हैं, भगत खुद हैं। मतलब पूरा का पूरा एक ऐसा गठजोड़ तैयार हो गया जिसने नए सिरे से स्वाधीनता आंदोलन की कहानी लिखना शुरू कर दिया। क्या करें, हर चीज़ अर्थतंत्र से ही शुरू होती है, और हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे दौर कोई सा भी हो। यहाँ भी वैसा ही था। अब क्रांति करनी है, क्रांति के लिए भी तो पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसा आएगा कहाँ से? बहुत बड़ी समस्या है कि सब फक्कड़ हैं, लेकिन क्रांति करना चाहते हैं, देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। एक योजना बनाई गई कि ट्रेन में सरकारी पैसा जाता है, और इसे यदि लूट लिया जाए तो कुछ काम बन सकता है। योजना बनाई गई, लूट लेते हैं। ठीक है, सभी क्रांतिकारी मिले, और 9 अगस्त 1925 को एक शाहजहां से लखनऊ जाने वाली एक ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन आप उसे कह सकते हैं, डाउन पैसेंजर। तो इसमें ये लोग चढ़ते हैं क्रांतिकारी, और सरकारी खजाने को लूट लेते हैं। और वो एक छोटा सा स्टेशन था काकोरी, जिस पे घटना हुई, और इतिहास में यह घटना काकोरी कांड के नाम से फेमस है। इसमें वही सारे लोग हैं, भगत हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं। खजाना लूट लिया जाता है, सभी भाग जाते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं था इस तरह से। अंग्रेज़ों का खजाना लूटा गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अपने हाथ से चींटी भी नहीं जाने देना चाहती, उनका पूरा का पूरा खजाना, वो भी ट्रेन से उनकी आंखों के सामने। ये कैसे हुआ? ये संभव कैसे हुआ? धरपकड़ चालू करी, बहुत सारे लोग पकड़े गए, सज़ा 4 को हुई, और जिन 4 को सज़ा हुई उनमें वो 4 थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह। इन सबको फांसी हो जाती है, और ये सभी हंसते हंसते फांसी पे झूल जाते हैं। कोई मलाल नहीं, कोई शिकन नहीं, बस देश के लिए फना होना था, हो गए। बात लेकिन
बिगड़ती है। 4 बड़े लोग चले गए हैं, तो अब जो संगठन बन चुका था उसका नाम था HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। बाद में ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब चीज़ें होती हैं, जब चीज़ें बिगड़ी, तो अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू कर दी। हर जगह अपने एजेंट्स तैनात कर दिए कि भैया जहाँ मिले, जो मिले उसको पकड़ के यार जेल में डाल देना है, और मतलब कोई भी कोताही नहीं करनी। यही हुआ। तो भगत सिंह और सुखदेव अपने घर चले जाते हैं, लाहौर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो उनके चाचा थे, तो जब घर गए तो चाचा ने एक खटला, कह लीजिए आप, लिखा तो यही मिलता है कि खटला खोल दिया। खटला शायद डेयरी रही होगी, आप दुकान कह सकते हैं। और चाचा ने एक दुकान खोल दी और कहा कि भैया दूध बेचो यार। तो भगत सिंह ने सोचा यार चलो थोड़ा सा ब्रेक है, दूध बेच लेते हैं। तो थोड़े दिन धंधा भी किया। अब जो क्रांतिकारी है वो धंधा क्या ही करेगा, कैसे करेगा। हिसाब करते थे, दूध का हिसाब लिखते थे, लेकिन हिसाब कहीं मिलता ही नहीं था। अब भगत घर पहुंच गए थे। घर वालों के लिए इससे अच्छा क्या होगा। हर घर वाला, या घर वाले कह लें, परिवार वाले कह लें, लड़का कुछ करना चाहता है और वो बाहर जाता है, और वो यदि घर आता है तो घर वाले बहुत खुश होते कि लौट आया है, इसको तुरंत किसी माया जाल में बांध लो, ये कर लो, वो ख़राब है, ये ऐसा है, वो वैसा है। तुरंत प्रोज एंड कॉन्स। भगत के साथ भी यही हुआ। घर वाले शादी कराना चाहते हैं, अब क्या करें। ठीक है, जब शादी कराना चाहते ही हैं तो बेचारे भगत क्या कर लेंगे। लड़की वाले भी ले आए। भगत ने नानुकुर की, बहुत तेज़ नानुकुर की। हालांकि रिश्ता नहीं हो पाया, होता भी नहीं, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन अभी भी घर पर ही हैं। साथ में सुखदेव गए हुए हैं। अब सुखदेव थोड़े से मस्खरे थे। सुखदेव बहुत सारा दूध पी जाते थे, और न केवल दूध पी जाते थे, बल्कि काम धाम तो कुछ करना नहीं था, काम बिगाड़ना था। ये तो छुट्टी मनाने गए थे वहाँ पर कि भाई धरपकड़ चलिए, थोड़ा सा घर पे रह लेंगे। तो सुखदेव भाई दूध पी जाते थे और लोगों को फ्री में बांट भी दिया करते थे। आज़ादी का महानायक, महान क्रांतिकारी भगत सिंह, उनकी पसंद पता है कुछ आपको? भगत सिंह को रसगुल्ले और फिल्में देखना बहुत पसंद था। और फिल्में किसकी? वो दौर 1925, 26, 27 का है, 28 का है, 30 का है। चार्ली चैपलिन की फिल्में देखा करते थे। चार्ली चैपलिन वो 1889 में पैदा हुए थे, ज़ाहिर है उनका दौर आ चुका था। तो चार्ली चैपलिन की फिल्में देखना पसंद करते थे, और यशपाल और अपने एक और दोस्त को लेकर वो फिल्में देखने चले आया करते थे। और जब वो फिल्में देखने जाते थे और जब फिल्में देखकर आते थे, जो चंद्रशेखर आज़ाद इस बात से बहुत नाराज़ होते थे। मतलब ऐसा नाराज़ नहीं होते थे, थोड़ी सी खटापटे, यार तुम फिल्म देखने चले जाते हो यार, ऐसी कुछ बातें हुआ करती थी। बोले यार बस 2 ही घंटे के लिए तो गया था यार, बड़ी गजब की थी। आज़ाद को क्या करना, फक्कड़ आदमी, मूंछों पर ताव देते हुए, उन्हें लगता था यार प्लानिंग गड़बड़ा जाएगी। लेकिन भगत तो भगत थे, कहाँ मानने वाले थे, वही करते थे जो उनके मन में होता था। अब सारी चीज़ें करते कराते सन आ गया 1928, और ये बहुत ही कमाल का सन था। और इसने एक तरह से भगत सिंह के जीवन को, आने वाले जीवन को डिसाइड सा कर दिया। वो कैसे? 1928 में भारत में एक साइमन कमीशन आया था, जिसका पूरे भारत में विरोध हो रहा था। पंजाब में भी बहुत हो रहा था। और साइमन गो बैक और काले फीते बांधकर विरोध, काले झंडे दिखाना, इस तरह का तमाम पूरे प्रदर्शन चल रहे थे। साइमन गो बैक, ठीक है, होना ही था। पंजाब में जो प्रदर्शन हो रहे थे, पंजाब के जो सबसे बड़े नेता थे लाला लाजपत राय, उनकी अगुवाई में प्रदर्शन हो रहा था। लाला लाजपत राय यानी शेर पंजाब, ठीक है। प्रदर्शन हो रहे हैं, साइमन गो बैक के नारे लग रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इसी में एक पुलिस अफसर था, जेपी सांडर्स। सांडर्स ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवाया। प्रदर्शनकारियों में लाला लाजपत राय भी थे, बहुत बुरे घायल हुए और बाद में उनका निधन हो गया। और इस निधन ने, लाला लाजपत राय के निधन ने क्रांतिकारियों को फाड़ कर रख दिया। और सबसे ज़्यादा भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह
लाला लाजपत राय के को अपना गुरु मानते थे, अपना आदर्श मानते थे। और क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी और पूरी प्लानिंग करी। और प्लानिंग ये थी सैंडर्स को मार दिया जाए, और हुआ भी यही। पूरी प्लानिंग की गई, 2 लोग बंदूक लेके वहाँ पर तैनात थे। सैंडर्स कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, इसकी तैयारी की गई। किसी ने साइकिल की चेन जैसी चलाई, किसी ने इशारा किया। गोली चलाने वाले थे भगत सिंह और राजगुरु, और सैंडर्स को गोली मार दी जाती है। सैंडर्स मर जाते हैं। बदला हो गया था। पुलिस यानी अंग्रेज़ पुलिस क्रांतिकारियों के पीछे कुत्तों जैसी पड़ गई कि इनको नेस्त नाबूद करना हो। तब तक भगत बहुत बड़ा नाम बन गए थे। अंग्रेज़ों की नज़र में वही सबसे बड़े कल्प्रिट थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था, और शायद सही भी था, बिल्कुल सही था, कि असली प्लानिंग यही करता है। एक के बाद एक, कभी काकोरी लूट लेता है, कभी सैंडर्स को मार देता है। बहुत बड़ा नाम होते जा रहे थे। और क्या ही उम्र थी, 1907 में पैदा हुए थे और 1928 की बात थी। मात्र 21 साल, जस्ट 21 में तो कुछ नहीं होता। आदमी कॉलेज नहीं पढ़ पाता, और ये लड़का ना जाने क्या से क्या कर गया था। सैंडर्स की हत्या हो चुकी थी, लेकिन ये लोग इस पर भी बहुत एक मत नहीं थे। अब ये लोग बातें ये करते थे कि यार इससे कुछ बहुत हासिल होने वाला है नहीं, कुछ बड़ा करने की ज़रूरत है। अभी तक तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो किसी से बदला ले रहे हैं, लेकिन हमारी बात बहुत दूर तक जा नहीं रही है देश में, और लोग हमें अभी भी वो नहीं मानते, हमारी बात समझते नहीं है। क्या किया जाए? हमें यही समझते हैं कि बम फेंक दिया, कुछ कर दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को गोली मार दी। हमारी बात नहीं जा पा रही, हमारी फिलॉसफी नहीं जा पा रही, हमारे थॉट्स नहीं जा पा रहे, आखिर इसके पीछे है क्या। फिर एक नया प्लान हुआ, और वो प्लान था कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाए और खुद को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करवाया जाए, ताकि गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, और वो केस जब चलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे कोर्ट में, और वो बातें छपेंगी और हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे। वो दर्शन देखिए यार, गजब का दर्शन है। मतलब ये कौन से दीवाने हैं, ये वो कौन से लोग हैं, इनकी नसों में कौन सा खून है, वो कौन सा लोहा है, कौन सा लोहा था जो इनको ये सब बातें, इन सब चीज़ों के लिए प्रेरित करता था कि ऐसा नहीं, ऐसा ये दीवानापन नहीं तो और क्या है देश के लिए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, और बम फेंकने वालों में थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। खाली बेंचों पर बम मारे गए थे जिनसे किसी को नुकसान ना हो। दर्शन यही था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, और वही किया। खाली बेंचों पर बम फेंके, धमाका किया, नारे लगाए, भारत माता की जय के, पर्चे फेंके। ये पर्चे फेंकने वाला मामला बहुत ज़बरदस्त है, और उन पर्चों पे लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए ज़्यादा कोलाहल करना पड़ता है, और हंसते हंसते गिरफ्तारी दे दी। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में खाली बेंचों पर बम मारने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया। होना ही था, गिरफ्तार होने ही गए थे, बन आज कर ही चुके हैं, और गिरफ्तार किया गया था। केस चलना था, रोज़ कोर्ट जाना होता था, और कोर्ट में रोज़ जब वकील सवाल पूछता तो ये जवाब देते, और ये जवाब छपते थे पूरे देश भर के अखबारों में, और यही उनका मकसद था कि उनकी बात पूरे देश में जाए, और वैसा हुआ भी। और कई सारे लेख छपे, कई आर्टिकल्स छपते थे, भगत सिंह की फ़ोटो छपती थी नारे लगाते हुए, पूरे क्रांतिकारियों की फ़ोटो छपती थी, और ये ज़बरदस्त था। वो जो मकसद था वो करीब करीब पूरा हो चुका था। अब मसला ये था कि खाली बेंचों पर बम मारे थे, इन पर तो केस बनता ही नहीं, किसी को मारा था ही नहीं। क्या करती ब्रिटिश गवर्नमेंट, कैसे सज़ा देती? सज़ा दी तो जानी थी, क्योंकि बहुत हो चुका था उनके लिए, तो भगत सिंह इनफ हो गए थे। केस बनाया गया सैंडर्स की हत्या का। यह केस नहीं था, सैंडर्स की हत्या का। जेल भेज दिया गया सभी क्रांतिकारियों को। भगत सिंह बहुत चिंतनशील, दार्शनिक, लेखक, न जाने क्या क्या थे। जेल में भगत सिंह ने एक
छोटी सी किताब कह लीजिए, एक थोड़ा बड़ा आर्टिकल कह लीजिए, वो लिखा और ये बहुत उनका मशहूर हुआ और आज भी थर्राने के लिए काफ़ी है। मैंने पढ़ा है और उसका नाम है, उस आर्टिकल का, उस छोटी सी किताब का, चंद पन्ने नुमा किताब का, उसका नाम है वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और इसमें उन्होंने बताया है कि आखिर वो नास्तिक क्यों हैं, वो क्यों नहीं ईश्वर को मानते हैं, उनका क्यों ईश्वर में विश्वास नहीं है। इसको उन्होंने समझाया है पूरे पुरकशिश सिद्धांतों के साथ, पूरी मजबूती के साथ। और आप कोई भी आदमी जो थोड़ा सा भी चिंतनशील है वो बिना प्रभावित हुए नहीं रहेगा और आप बंधे चले जाएंगे। मैं खुद नास्तिक रह चुका हूँ पढ़ के, और वो दौर अलग था, मैं पढ़ रहा था, दिल्ली में ही था और इसी किताब के असर में था। ईश्वर को तब भी मानता था लेकिन अजीबोगरीब ढंग से नास्तिक हो गया था। और सबसे मज़ेदार बात यह है, कहानी बहुत लंबी है लेकिन एक लाइन में समाप्त करूँगा, कि जब मुझे पहला नौकरी का ऑफ़र जो आया वो इसी दौर में आया जब मैं नास्तिक था। और हम और मेरा मित्र, उनके परिवार के लोग आए हुए थे, हम लोग उन्हें दिल्ली दर्शन करा रहे थे, एक मंदिर के बाहर थे और मैं मंदिर के अंदर नहीं गया था। और तभी कॉल आया और मैं मंदिर के बाहर था, वो दौड़ा हुआ आया और वो मेरा पहला ऑफ़र था। ऐसा नहीं है कि नास्तिकता के फ़ायदे हैं या आस्तिकता के फ़ायदे हैं, अपना विचार है। तो इस किताब में बहुत ज़बरदस्त जान थी। ये पूरा भगत सिंह का दर्शन है और जो उसकी सबसे एक मारक लाइन है वो ये है कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कोई पंचतत्व नहीं, मैं यहीं का यहीं रह जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, कोई हानि लाभ जीवन मरण जस अबजस का कोई संबंध नहीं है, सब कुछ यहीं हो जाने वाला है। ये थे भगत सिंह। जब जेल में थे तो सभी क्रांतिकारियों ने भूख हड़ताल की और ये भूख हड़ताल बहुत ज़बरदस्त थी। ये भूख हड़ताल 64 दिन चली, 64 डेज। इसे दुनिया की सबसे बड़ी भूख हड़ताल कहा जाता है। किसी ने कुछ नहीं खाया पिया, कमज़ोर हो गए, काले पड़ गए, लेकिन हार नहीं मानी। मतलब गिर गए हैं, घुटने के बल चल रहे हैं, कोहनियों के बल चल रहे हैं, घिसट रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानी, जिजीविषा से मुंह नहीं मोड़ा। और इसी हड़ताल में उनके एक मित्र क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास की मौत हो गई, वो शहीद हो गए थे। सभी क्रांतिकारी जेल में थे। जिन 3 को सज़ा हुई थी फांसी की सज़ा, सांडर सत्याकांड में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, और इनके लिए फांसी का दिन मुकर्रर किया गया था 24 मार्च 1931। इस दिन फांसी हो जाएगी। भगत सिंह बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, 23 साल उम्र थी, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन होने लगे थे। लोग चाहते थे कि भगत सिंह को छोड़ दिया जाए। गांधी भी इरविन से मिले थे जो उस समय वॉइस रॉय थे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट राज़ी नहीं थी छोड़ने के लिए, लेकिन प्रदर्शन बहुत बढ़ चुके थे, दंगे फसाद जैसी स्थिति हो गई थी। ब्रिटिश सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था और रातों रात ये फैसला बदल दिया गया कि फांसी को बदल दिया जाए, फांसी का दिन और समय बदल दिया जाए। और यही हुआ भी। 23 मार्च 24 की जगह 23 मार्च 1931 को इन तीनों रणबांकुरों को सूली पे चढ़ा दिया गया। और ये तीनों हंसते हुए, मतलब भगत सिंह तो बहुत जेंटल, बहुत थॉटफुल आदमी थे, लेकिन जो हंसते हुए जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ जान देने जा रहा है, वो था राजगुरु। जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था कि यार मुझे तो मरना था देश के लिए और आज वो होने जा रहा है। कमाल है, मतलब आप रो पड़ेंगे, शहर पड़ेंगे, वो हंसता हुआ जा रहा है, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों लोगों को फांसी हो जाती है। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माहे रंग दे। भगत सिंह एक खुशमिजाज, जिंदा दिल और मस्त मौला किस्म के इंसान थे, हमेशा गुनगुनाने वाले। और अगर वो फांसी नहीं चढ़ते, शहीद नहीं होते, तो एक संवेदनशील साहित्यकार,
एक अच्छे सिंगर और एक दार्शनिक होते, एक बेहतरीन आदमी होते, क्योंकि उनके पहनने ओढ़ने, एक चलने, उनकी हर चीज़ में एक करीना था, एक सलीका था, एक तरतीबी थी, एक बहुत ही सामंजस्य था उनके जीवन में, जो अमूमन लोगों में देखने में नहीं मिलता। अब बात उसकी जिस पर आज की कहानी बेस्ड है, और वो है भगत सिंह का इश्क। क्या सच में भगत सिंह का कोई इश्क था? उन्हें किसी से प्रेम था? भगत सिंह को तो नहीं था, उनका तो प्रेम सिर्फ देश था। लेकिन नेशनल कॉलेज में पढ़ते समय एक सुंदर सी लड़की उन पर मर मिटी थी, और जब वो भगत सिंह गुजरते थे या वो देखती थी तो वो मुस्कुरा देती थी। शायद भगत सिंह ने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। जब भगत सिंह क्रांतिकारियों के दल में शामिल हुए थे तो ये लड़की भी क्रांतिकारी दल में शामिल हो गई थी, और धीमे धीरे उसने भी एक्टिविटीज़ में भाग लेना शुरू कर दिया। और इसी बीच में ही जब असेंबली में बम फेंके जाने का वो प्लान बन रहा था तो भगत को नहीं लिया गया था। अब भगत को नहीं लिया गया था, उसके पीछे पंडित जी ने तर्क भी दिया था, पंडित जी ने यानी आज़ाद ने, कि ये देश के लिए ज़रूरी है, अभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात सुखदेव को बुरी लगी, और सुखदेव ने भगत सिंह को ताना मारा कि तू उस लड़की के प्यार में ये चीज़ छोड़ रहा है, ये सब कुछ इसलिए तू कर रहा है क्योंकि तू नहीं चाहता, तू लड़की के इश्क की गिरफ्त में है। और ये बात भगत सिंह को बुरी लगी थी। बुरी क्या लगी? बुरी इसलिए लगी थी क्योंकि ये बात थी ही नहीं। भगत सिंह और किसी से इश्क सवाल ही नहीं उठता। भगत सिंह का तो एक ही इश्क है, मुल्क, देश और देश की आज़ादी। और फिर उन्होंने दोबारा मीटिंग बुलवाई और बाकायदा अपना नाम बटुकेश्वर के साथ जुड़वाया। बाकी तो आप जानते ही। और बम कांड के लिए जाने से पहले उन्होंने सुखदेव के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने प्रेम को समझाया था। और चिट्ठी में भगत सिंह ने लिखा, शुरुआत ऐसे ही थी, प्रिय सुखदेव, जब तक तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी, ये पत्र मिलेगा, तब तक मैं बहुत दूर जा चुका हूँ अपनी मंजिल की ओर। मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात, तमाम खुशियों के बावजूद एक बात जो चुभ रही है कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा, और गलत समझा तो समझा, मुझ पर एक आरोप भी लगा दिया, और वो आरोप जिसके बारे में कोई सच्चाई ही नहीं है, वो कोई बात ही नहीं थी, वो सिर्फ गलतफहमी थी। मेरे खुले व्यवहार को, मेरे खुले बर्ताव को बातूनीपन समझा गया, और मेरी आत्मस्वीकृति कमज़ोरी, जबकि सच तो यह है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं साफ दिल से विदा लेना चाहूँगा। इस बात का ख्याल रखना कि जल्दबाजी में कोई कदम ना उठे। तुम्हें शांति और गंभीरता से अपने कामों को आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी में कोई भी मौका हासिल करने की कोशिश मत करना। जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में आकांक्षाओं और आशाओं से भरपूर हूँ। जीवन की हर रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, और ज़रूरत पड़ने पर इन सारी चीज़ों को कुर्बान कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से ये वास्तविक बलिदान है, सच्चा बलिदान है। ये चीज़ें कभी भी इंसान के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। जल्दी ही तुम्हें इसका प्रमाण भी मिल जाएगा, सबूत भी मिल जाएगा। किसी भी इंसान के चरित्र के बारे में बात करते हुए ये ज़रूर सोचना चाहिए, क्या प्यार, क्या इश्क किसी इंसान के लिए मजबूती बन सकता है? और मेरा जवाब है हाँ। सुखदेव, तुमने मैजिनी के बारे में सुना ही होगा। मैजिनी इटली के बहुत बड़े लड़ाके थे। इटली के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान है। भगत सिंह यही कहते हैं कि मैजिनी अपनी पहली नाकामी, अपने मन को कुचलने वाली हार और अपने साथियों की मौत की याद से इतने व्यथित हो गए थे, इतने दुखी हो गए थे कि या तो वो पागल हो जाते या वो खुदकुशी कर लेते। लेकिन उसी दौर में मैजिनी को उनकी प्रेमिका की चिट्ठी मिलती है, और वो उस चिट्ठी से बहुत मजबूत होकर उभरते हैं। प्यार एक आवेश के अलावा कुछ नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर की बात है, तो प्यार एक कुत्सित भावना नहीं है, एक पार्श्विक भावना नहीं है, बल्कि एक बहुत मधुर, बहुत ही कोमल मानवीय भावना है। प्यार इंसान के चरित्र को ऊपर उठाता है,
ये प्यार किसी भी इंसान के जीवन में कब आएगा और वो किस रास्ते आएगा, ये कोई नहीं जानता। एक लड़का और लड़की आपस में प्यार कर सकते हैं, प्यार के सहारे आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपने प्यार की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। इस प्यार की इतनी गहरी भावना होनी चाहिए कि जिसे वो किसी एक में सीमित ना कर दे, बल्कि विश्वमय कर दे। मैं तुम्हें ये सब इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं अपना दिल साफ करना चाहता हूं। तुम्हारे सुखी जीवन की कामनाओं सहित तुम्हारा भाई भगत सिंह। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, भगत सिंह के बारे में बात करने के बाद, उनके बारे में तमाम सारी चीज़ें बताने के बाद मैं भी रोमांचित हूँ। और इतना कुछ कहने बताने के बाद क्या ही बाकी रह जाएगा कि मैं कुछ कहूँ, मैं कुछ और बताऊँ, कुछ और फाजियाँ करूँ या कुछ और यहाँ वहाँ का ज्ञान आपको दूँ। बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं दूँगा। और इसलिए नहीं दूँगा कि 23 साल के उस लड़के के ज्ञान के बारे में बताने के बाद, 23 साल के उस लड़के के जो ब्रिटिश हुकूमत हिला गया, वो लड़का जो अपना दर्शन दे गया, वो लड़का जो पीढ़ियों के लिए अपना ज्ञान का खजाना छोड़ गया, वो लड़का जो क्रांति की नई परिभाषाएं गढ़ गया, उसके बारे में कोई क्या ही बताएगा। और वो स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है। ना किसी को कुछ बताने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है। बस वो भगत सिंह हैं, अमर शहीद भगत सिंह हैं। और शायद किसी ने सही लिखा है और इतना रख कर चीज़ें कंक्लूड की जाती हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पे मरने वालों का यही नामो निशान होगा। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।